तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 75 एमसीक्यूज हमारे पास है और ये पार्ट सेकंड है बेटा। पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। 50 एमसीक्यूज हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप प्लेलिस्ट को विजिट करिए और सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियोस को देखिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी मैंने अपलोड किया है। चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस भी अपलोडेड है। फिजिक्स के फॉर्मूलाज पूरे बुक का चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 14 तक जितने भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जाइए पीडीएफ को डाउनलोड करिए। वीडियो कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो प्लेलिस्ट को विजिट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, साथ ही साथ आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाना, क्योंकि एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है और देन अपना क्वेश्चंस चेक करना है। जैसे लेट्स से कि अगर आपने डी ऑप्शंस दिया है और क्वेश्चन में ए ऑप्शंस करेक्ट होता है तो आपको चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। ये सेल्फ इवैल्यूएट होगा। क्या होगा बेटा? सेल्फ इवैल्यूएट होगा। मतलब आपको खुद को जज करना है कि आपकी प्रिपरेशंस कितनी है और कितनी प्रिपरेशंस की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आज के सेशन का क्वेश्चन है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। ये दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। देखो यहां पे लंबवत की बात कर रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पथ कैसा होगा। यहां पे ऑप्शन आपका है परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्ताकार, सरल, रेखीय। 4 ऑप्शंस आपके पास है। आपको सही ऑप्शन चूज करना। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। जो भी आपका ऑप्शन सही होता है आप लिखिए। फर्स्ट का ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। जो भी ऑप्शन सही है आपको लिखिए। देखिए अगर थीटा 0 डिग्री है, मतलब अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में अगर प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ होता है बेटा सरल रेखीय। कैसा पथ होता है? सरल रेखीय होता है। अगर कोई कण 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो उस केस में उसका पथ होता है वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। और अगर थीटा का मान 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, 0 से ग्रेटर है, मतलब 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे या 60 डिग्री पे अगर प्रवेश करता है तो उस केस में उसका पथ जो होता है वो होता है हेलिकल। हेलिकल को बोलते हैं हम कुंडलिनी। क्या बोलते हैं बेटा? कुंडलिनी बोलते हैं। हेलिक्स बोला जाता है इसको, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ बोला जाता है इंग्लिश में इसको। तो यहां पे लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका पथ कैसा होगा बेटा? वृत्ताकार होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। वृत्ताकार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये कि यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण m होगा। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा उस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है, m बताना है आपको। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अगेन देखो फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट NiA, है ना। किसी वृत्ताकार कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है m, ये आपका NiA के बराबर होता है, NiA के इक्वल होता है। अगर n फेरों की संख्या 1 है तो m इज इक्वल टू द I इंटू A, और इसका मात्रक जो होता है ये होता है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक भी होता है, कभी मात्रक भी पूछ लिया जाता है तो इसको भी याद करिए बेटा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है और यहाँ पे F का फॉर्मूला आपसे पूछा, कौन सा फॉर्मूला सही है। देखिए क्वेश्चन 2017 में भी आया है, 2018 में भी पूछा, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। बताइए आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ठीक, तब तक मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं। बल F बराबर QVB साइन थीटा होता है बेटा। क्या होता है? QVB साइन थीटा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो बल F बराबर होगा बेटा यहाँ पे QV क्रॉस B। जब इसको सदिश रूप में लिखा जाएगा तो इसको सदिश रूप में लिखेंगे QV क्रॉस B। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही है, QV क्रॉस B इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कहां से मिलेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला शीट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल A तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। प्रवाहित धारा I है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B लूप के तल के लंबवत है। लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण आपको बताना है, बल आघूर्ण कितना लगेगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत है। किसके लंबवत है बेटा? तल के लंबवत है। मतलब ये आपका तल है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा। कोण कितना बनेगा भाई? 0 डिग्री बनेगा। बी और ए के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाउ इज इक्वल टू होता है बेटा, टाउ बराबर होता है बिना साइन थीटा। बिना साइन थीटा, यही ना होता है फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। ओहो सर, थीटा 0 डिग्री है, तो अगर मैं यहां पे 0 डिग्री रख दूं तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें? बिना साइन 0। बिना साइन 0, तो हमने कहा बिना साइन 0 में साइन 0 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू यहां पे आपका जाएगा 0। तो टाउ इज इक्वल टू 0। तो इसके अनुसार यहां पे ये जो क्वेश्चन आपका है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 4th नंबर ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट, या डी भी बोल सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक, तो ये 4th पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाला बल F का मान होगा। अभी हमने लिखा था बेटा लंबवत है, 90 डिग्री के कोण पर लगेगा, तो बल क्या होगा? F इज इक्वल टू QV। B साइन थीटा होता है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 0 डिग्री होगा। साइन 90 0 है, तो उस केस में आपका जाएगा F इज इक्वल टू QV। B होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकीयशीलता म्यू नॉट के मध्य में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। बहुत बार लास्ट लेक्चर में जो लास्ट हमारा पार्ट था एमसीक्यूज का, उसमें इसी पे टॉपिक पे बेस्ड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमने करे थे। इसी पे बेस्ड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हर साल एमसीक्यूज पूछा जा रहा है। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन आपके पास है, A B C D या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश की चाल, प्रकाश क्योंकि एक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो प्रकाश की जो चाल है बेटा ये होता है आपका C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। ये जो ऑप्शन सेकंड है, ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सेकंड या बी ऑप्शंस लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, उनको इस क्वेश्चन के मार्क्स जरूर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहे एल लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका है।
तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा। लगे बल का मान होगा। क्या कह रहा है? कह रहे एक चुंबकीय क्षेत्र है बी इस दिशा में, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में तार इस तरीके से रखा हुआ है। किस कोण पर भाई? 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है और इसमें आई धारा प्रवाहित है। तार की लंबाई आपका दे रखा है एल। आपसे पूछा है कि इस तार पे कितना बल लगेगा, बल का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे आपको यूज करना है, F इज इक्वल टू दैट इज विल साइन थीटा। क्या लगता है फॉर्मूला? विल साइन थीटा। और विल साइन थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जब बी आई एल साइन थीटा 30 डिग्री है और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो बी आई एल अपॉन 2। F इज इक्वल टू बी आई एल बाई 2। बी आई एल बाय 2 दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये हमारा आंसर सही होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड IBL अपॉन √2 इज द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने सेकंड ऑप्शन सही किया है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? तो क्या कह रहा है? आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर वेग V से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या सुंदर सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। कह रहा है कि अगर ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति कर रहा है, मान लो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है B, कह रहे इसी दिशा में आवेश भी वेग से गति कर रहा है, तो ये आवेश कितना बल का अनुभव करेगा इस चुंबकीय क्षेत्र में, ये आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है, QV 0 या BB अपॉन Q। जल्दी से बताइएगा। बल का मान आपसे पूछा है, कितना बल लगेगा वो आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब बल कितना होगा? 0 होगा। तो कोई भी आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। उस पर बल कितना लगेगा? 0 लगेगा, 0 बल लगेगा, 0 बल लगेगा। ओह चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कह रहे L लंबाई का एक तार है, इस तार को हमने किस में मोड़ दिया? एक वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया। कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2R। μ0I अपॉन 2। तो यहां पे ये जो वृत्ताकार कुंडली है, इस कुंडली की त्रिज्या कितनी है? तो हमने कहा देखो इस वृत्ताकार कुंडली की जो परिधि है 2πr, ये किसके बराबर होगा? इस तार के लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि इसी तार को मोड़ के हमने क्या बनाया भाई? इसी तार को मोड़ के हमने एक वृत्ताकार कुंडली बनाया है। इसका मतलब इस वृत्ताकार कुंडली की लंबाई मींस इसकी परिधि 2πr इज इक्वल टू उस तार की लंबाई। यही कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में। तो r क्या हो जाएगा बेटा? ये L अपॉन 2π हो जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पे रख दो वैल्यू। तो हमने कहा ये μ0I अपॉन 2R L अपॉन 2π, 2 से 2 कैंसिल, पाई ऊपर चला जाएगा, तो μ0I पाई अपॉन L। तो हमने कहा इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो μ0I पाई अपॉन L के बराबर होना चाहिए। क्या ऑप्शन दे रखा है ऐसा कुछ? हाँ दे रखा है, ये वाला ऑप्शन दे रखा है आपका फर्स्ट ऑप्शन μ0πI अपॉन L। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन आंसर किया है वो बच्चे सही है, उनका आंसर सही है। कॉन्सेप्ट केवल इतना था इस क्वेश्चन के अंदर, और बाकी आपको फॉर्मूला लिखना है। अगेन बात कर रहा हूं बेटा, फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर रखा है, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज है उसमें। आप जाइए फॉर्मूला को डाउनलोड कीजिए, याद करिए। आप देखेंगे विदाउट फॉर्मूला आप कभी भी ना तो न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ना ही इस तरीके के एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं हुआ तो नंबर्स कटेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है फिजिक्स में? फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट से। आप जाइए फॉर्मूले को
याद करिए, पहले नोट करिए या पीडीएफ डाउनलोड करिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहां पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। 2022 में क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। कह रहे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेशित कण एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसकी जो त्रिज्या है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा। पहला कण के आवेश के, दूसरा कण के संवेग के, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, और नेक्स्ट आपसे पूछा कण की ऊर्जा के। ये 4 ऑप्शन दे रखा है आपको, इन चारों में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको पता है तो भी लिखिए, नहीं पता है तो भी लिखिए। आप लिखिए, गैस करिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ठीक, तो क्या लगेगा भाई, यहां पे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला यूज होना है। अगर तो आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r को, जो आपका अभिकेंद्र बल है, इस अभिकेंद्र बल को चुंबकीय बल के बराबर रख देना बस। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, अभिकेंद्र बल को किसके बराबर रख देंगे, चुंबकीय बल के बराबर रख देंगे। और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, mv/r इज इक्वल टू qb। तो अगर हम यहां से r की बात करेंगे तो r आ जाएगा mv/qb। m इंटू v क्या होता है बेटा, p होता है, p दैट इज संवेग। p क्या होता है भाई, संवेग होता है। तो हमने कहा यहां पे देखो r जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, p के, संवेग के प्रोपोर्शनल है, संवेग के अनुक्रमानुपाती है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। ये जो ऑप्शन सेकंड है, ये ऑप्शन सेकंड है, कण के संवेग पे ये निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा भाई, ये कण के संवेग पे निर्भर करेगा। संवेग इज द करेक्ट आंसर, संवेग हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। देखो यहां पे इसकी सुग्राहिता, सेंसिटिविटी को बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, क्या ऑप्शंस दे रखा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, कुंडली में फेरों की संख्या को घटाकर, कुंडली का क्षेत्रफल को बढ़ाकर, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाएगा, या चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर, या चुंबकीय क्षेत्र का मान घटा देंगे तो जो है आपका सुग्राहिता बढ़ जाए, क्या हो जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा, ये कह रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आपको सुग्राहिता का सूत्र याद, अगेन भैया सूत्र आ गया, सर क्या करें, सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। तो सुग्राहिता, सुग्राहिता देखो धारा सुग्राहिता होता है IS इज इक्वल टू NBA/K। क्या होता है भाई, NBA/K। देखिए किसके अनुक्रमानुपाती है, IS इज प्रोपोर्शनल टू N, IS इज प्रोपोर्शनल टू B, IS इज प्रोपोर्शनल टू A, और IS इज प्रोपोर्शनल टू 1/K, 1/K। हमने कहा सुग्राहिता को बढ़ाना है, वृद्धि करना है, तो वृद्धि करेंगे तो इसको बढ़ाने के लिए n को बढ़ाना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा, टॉर्शन कांस्टेंट को घटाना पड़ेगा। टॉर्शन कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग अब मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लो कौन सा सही ऑप्शन है इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन है, आप जल्दी से चूज कर लो। क्षेत्रफल को घटाकर तो नहीं हो सकता, फेरों की संख्या को घटा के नहीं कर सकते हम, है ना, क्षेत्रफल का मान घटाकर भी नहीं कर सकते, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्षेत्रफल को बढ़ा के हम सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर कि कुंडली का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे उसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, 12वां नंबर क्वेश्चन, सही तत्व को चिन्हित कीजिए। सही तत्व को चिन्हित, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये स्टेटमेंट आपको चूज करना है। क्वेश्चन पूछा है 2023 में, क्वेश्चन आया है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, बिल्कुल गलत। वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, और आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। तो इसीलिए अब वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो कम नहीं हो सकता क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है।
वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमारा सही होना चाहिए। अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है बेटा, कम होता है, शून्य होना चाहिए या शून्य के बराबर होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। आगे कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए परंतु इसको धारामापी प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, ये भी गलत है। जब अमीटर का प्रतिरोध कम होगा तो उसका प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध से कम होगा, उससे अधिक नहीं होगा, धारामापी के प्रतिरोध से कम होगा अमीटर का प्रतिरोध, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। तो जिन बच्चों ने सेकंड ऑप्शन राइट किया है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए 20 कूलम का एक आवेश 3 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र ने उस आवेश पर कितना कार्य किया है, 2022 का क्वेश्चन है। 6 × 10⁵5, 0, 6.6 × 10⁻³ या 6.2 × 10⁻³ ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, विच वन ऑप्शन इज द करेक्ट, 4 में से बताओ जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जल्दी से बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। देखो जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कार्य की गणना की जाती है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेशित कण गति कर रहा है तो उसके गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना होने का मतलब है डेल्टा के आपका क्या होता है बेटा, 0 होता है, और डेल्टा के इज इक्वल टू क्या होता है, W, W मीन्स वर्क। तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, तो इसके अकॉर्डिंग W क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 13 था। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, अभी लिख के दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, शायद तीसरे या चौथे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक भी पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, जल्दी से बताइए। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है भाई, चुंबकीय आघूर्ण। तो हमने कहा चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है भाई, चुंबकीय आघूर्ण होता है M इज इक्वल टू दैट इज NIA। क्या होता है, NIA। N फेरों की संख्या, A धारा, सॉरी I धारा और A क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा सिंपल एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। हेनरी होता नहीं है क्योंकि ये आपका स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, वेबर मीटर स्क्वायर होगा नहीं, न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर हो नहीं सकता। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसमें स्क्वायर आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन में मीटर स्क्वायर आना चाहिए और ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों ने सेकंड ऑप्शन सही लिखा है वो सही है, एब्सोल्युटली राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं छोटे छोटे कदमों के द्वारा। ओहो बहुत बढ़िया, सुंदर, गजब। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। E तथा H क्रमशः वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, तो E/H का मात्रक होता है। E क्या है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र है, H क्या है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र है, तो E/H का मात्रक होगा, क्या होगा, एम्पियर, ओम, वोल्ट या जूल, एम्पियर, ओम, वोल्ट या जूल। क्वेश्चन पूछा आपसे 2019 में, बताइए जल्दी से E/H क्या होगा, E/H। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, एम्पियर, ओम, वोल्ट और जूल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। E/H, E/H। तो देखिए E चुंबकीय क्षेत्र होता है, सॉरी E हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो E/H क्या होगा,
H के यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रही है। ठीक, तो देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू दैट इज E बाई बी, E बाई बी, है ना। जब हम वेलोसिटी सिलेक्टर की बात करते हैं, है ना, तो उस केस में V इज इक्वल टू द E अपॉन बी। बी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, E आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है ये किसके बराबर होता है बेटा, ये वेग के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो मात्रक होना चाहिए ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। बट यहाँ पे कोई ऑप्शंस दे नहीं रखा है तो ये सारे ऑप्शंस गलत है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। इसका मात्रक जो है वो क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा क्वेश्चन है, 15 है, 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है। क्षीण चुंबकन का मतलब कि जो वो मटेरियल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मूव कर जाएगा, विपरीत दिशा में गति कर जाएगा। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्षीण चुंबकन का मतलब विपरीत दिशा में कि यह प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब वो कौन सा मटेरियल होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करता है, एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो प्रतिकर्षित होते हैं। वो कौन सा मटेरियल है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, और इनमें से कोई नहीं। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्षीण रूप से ये आकर्षित होते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बेटा, ये प्रतिकर्षित होते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रति ना, तो इसी प्रति से बना है प्रतिचुंबकीय, इसी प्रति से बना है प्रतिचुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है। 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं बेटा, प्रतिकर्षित होते हैं। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि डोमेन किस पदार्थ में बनता है। वाह क्या बात, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था 2019 में, कह रहे डोमेन किस पदार्थ में बनता है। वो पदार्थ कौन सा जिसके अंदर डोमेन बनता है। तो डोमेन सिद्धांत से हम किसको एक्सप्लेन करते हैं, डोमेन सिद्धांत से किसके चुंबकत्व को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए हम डोमेन सिद्धांत का उपयोग करते हैं। डोमेन सिद्धांत की हेल्प से लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। इसलिए डोमेन किस में बनता है, लौह चुंबकीय पदार्थ में बनता है। डोमेन क्या होता है, अगर किसी बच्चे को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बेटा, देखना चाहेंगे कितने बच्चों को डोमेन के बारे में पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है। क्वेश्चन 2019 में फिर से पूछा गया है। विरोध करने का मतलब है प्रतिकर्षित करना, विरोध करने का मतलब यहां पे विरोध का मतलब क्या है भाई, विरोध का मतलब है प्रतिकर्षित करना। तो वो कौन सा मटेरियल है जो वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे मटेरियल के बारे में आपको बताना है। तो मटेरियल आपको पहले ही बता चुका हूं इससे पहले क्वेश्चन में ही कि ये पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है, और उन चुंबकीय क्षेत्र को वो अपने में से क्या करता है, दूर भगाने की कोशिश करता है। अर्थात अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो वो क्या होगा, उससे प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। आहा, लड्डू वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा भैया लेंज लॉ किस नियम या किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपका 4 ऑप्शन देने का, आवेश, संवेग, ऊर्जा और द्रव्यमान। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। बताइए कौन से संरक्षण पर आधारित है आपका लेंज का नियम, जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। देखो लेंज का नियम किस पे आधारित है, लेंज का नियम आधारित है बेटा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है भाई, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर
थर्ड सही करेक्ट है। जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन लिखा है कमेंट सेक्शन में वो सारे सही है और उन बच्चों को लेंज का नियम के बारे में पता है। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा है हेनरी बटा मीटर मात्रक है। हेनरी अपन मीटर किसका मात्रक है? वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का या स्वप्रेरकत्व का? क्योंकि स्वप्रेरकत्व का तो हेनरी होता है तो ये तो हो ही नहीं सकता है बेसिकली। विद्युतशीलता यहाँ पे आ नहीं सकता है क्योंकि विद्युतशीलता का मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। परावैद्युतांक भी नहीं हो सकता, परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एक ही बचता है सेकेंड, दैट इज चुंबकशीलता। क्या होता है? चुंबकशीलता। ठीक है, तो हेनरी पर मीटर जो है वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है। चुंबकशीलता को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कभी कभी हम एलिमिनेशंस मेथड का यूज करके भी हम एमसीक्यूज को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सारे टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो आप एलिमिनेशंस मेथड यूज करके भी आप सही ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 2017 में पूछा, 2025 में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, मेरे से लिख के लीजिए। 2025 में क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या कह रहा है? एल अपॉन आर की बीमा होगी। एल अपॉन आर की बीमा होगी जहां एल प्रेरकत्व है तथा आर प्रतिरोध है। तो एल अपॉन आर की जो बीमा है, एल अपॉन आर जो है बेटा ये होता है, ये समय की बीमा होता है। ये किसकी बीमा है भाई? ये समय की बीमा है। एल अपॉन आर ये किसकी बीमा होती है भाई? ये समय की बीमा होती है। क्योंकि देखो जब हम ओमेगा फाइंड आउट करते हैं, क्या निकालते हैं? ओमेगा, कोणीय आवृत्ति है ना, या डेल्टा ओमेगा। तो ये डेल्टा ओमेगा आपका आता है एल अपॉन आर, क्या सॉरी आर अपॉन एल आता है। क्या होता है? ये आर अपॉन एल के बराबर होता है और इसका मात्रक होता है टी इनवर्स। किसका यूनिट होता है? इसका डी ओमेगा या डेल्टा ओमेगा का जो यूनिट होता है ये टी इनवर्स होता है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो टी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज एल अपॉन आर होता है। एल अपॉन आर। तो एल अपॉन आर की जो बीमा है वो किसके बराबर है? वो टी के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आ रहा है, M0L0 T, M0L0 T। ठीक, तो एल अपॉन आर याद रखिएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होता है बेटा। एल अपॉन आर की जो बीमा है वो समय के बीमा के बराबर होता है, याद रखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है। 2014 में क्वेश्चन आया है और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछा कुंडली में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जो कुंडली है उस कुंडली में संचित ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। कितना है ऊर्जा? तो हमने कहा ऊर्जा U बराबर होता है बेटा हाफ ऑफ LI²। हमने कहा ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो तो हाफ ऑफ LI²। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? धारा का मान निकाल लेते हैं। तो धारा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना बेटा? 50, R आपका हो गया 10 बराबर कितना? 5 एम्पियर, सॉरी कितना? 5 एम्पियर। मतलब उस कुंडली में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? 5 एम्पियर। वैल्यू रखिएगा यहाँ पे। तो आपका जब 1/2L, L कितना भाई? L यहाँ पे है 10 गुणा 5 का स्क्वायर। तो इससे इसको काटिएगा 5 गुणा 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका जाए 125 जूल। कितना होगा? 125 जूल। तो हमने कहा इसका आंसर क्या होगा भाई? 125 जूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जिन बच्चों ने सही ऑप्शन 125 पे लगाया है टिक, वो बच्चे हैं सही, क्योंकि उन बच्चों का आंसर है सही। ओहो, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एमसीक्यू सॉल्व करने में मजा आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से और इस क्वेश्चन का आंसर करिए, पढ़िए क्वेश्चन और आंसर करिए इसमें। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन है 22। क्या कह रहा है? एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बहती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ 20 वोल्ट है। ईएमएफ कितना उत्पन्न होता है? 20 वोल्ट। तो कुंडली का 100 प्रेरकत्व है।
कुंडली का 100 प्रेरकत्व निकालना है आपको, एल निकालना है। क्वेश्चन कब पूछा है? 2019 में कब से क्वेश्चन पूछा है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ठीक, तो देखिए यहां पे क्या होगा इसका आंसर। तो एक वृत्ताकार चालक कुंडली में जब 2 एम्पियर की धारा बहती है, 2 एम्पियर से 18 एम्पियर हो जाता है, तो धारा में कितना परिवर्तन हुआ? तो हमने कहा धारा में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा आई। तो हमने कहा डेल्टा आई होगा 18 में से आप 2 घटा दोगे तो 16 एम्पियर। धारा कितना परिवर्तित हुआ? 16 एम्पियर। कितने सेकंड में भाई? सेकंड समय यहां पे दे रखा है आपका समय अंतराल डेल्टा टी 0.05 सेकंड। कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ? तो ईएमएफ यहां पे इंड्यूस्ड हुआ बताइए कितना? 20 वोल्ट। तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू होता माइनस एल डी आई या डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो आई या इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा तो ये प्लस का आ जाएगा, केवल हम ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक, तो प्लस का इक्वेशंस यूज करिएगा। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई इंटू ई। तो हमने कहा डेल्टा टी कितना? 0.05, ई कितना? 20, ई कितना? हमने कहा 20 बटा डेल्टा आई। डेल्टा आई कितना है भाई? 16। कितना? 16 है, 16 है। तो हमने कहा 20 की 5 से गुणा करिए तो 100, 2 स्थान बाद 0 लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। तो ये आपका जाएगा 1.00 बटा 16 बटा कितना आएगा? 16। तो 1/16, तो 1/16 अगर हम लिखते हैं तो उसको क्या लिखेंगे बेटा? 1/16 है ना, लिखे यहाँ पे 10 की घात माइनस का 2 और यहाँ पे डबल 0 ले लीजिएगा। 16 से भाग करिए, 16 पंजे 80, 16 चिंग 96, 16 चिंग 96 बचा कितना? 4 40, 16 तिया 48, 16 दूना 32, 40 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8, 16 पंजे 80 गुणा 10 की घात माइनस का 2। तो ये आपका जाएगा यहाँ पे बेटा 62.5 गुणा 10 की घात माइनस का 3। तो ये आपका जाएगा 62.5 मिली हेनरी। कितना जाएगा? 62.5 मिली हेनरी। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है, 62.5 मिली हेनरी। क्योंकि यहां से हम देखो डेसिमल को उठा के जब पीछे ले जाएंगे ना तो यहाँ पे पावर एक माइनस कर देंगे, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। और मिली में कितना होता है बेटा? -3 होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? मिली हेनरी में लिखेंगे आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 100 प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। क्या इसके समतुल्य है? वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, एम्पियर सेकेंड पर वोल्ट, वोल्ट एम्पियर सेकेंड। इन 4 में से एक ऑप्शन सबको करेक्ट करना है। देखो हेनरी किसका मात्रक होता है? 100 प्रेरकत्व का होता है, एल का होता है ना। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था ईएमएफ का, उसी ईएमएफ के फॉर्मूले से हम इनमें से 4 जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से एक ऑप्शन हम सही करेक्ट करवाएंगे। ठीक है, क्या है आपके पास ईएमएफ का इक्वेशन? ईएमएफ E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो हमने कहा एल क्या होगा भाई यहाँ पे? तो E डी टी बाई डी आई। हमने कहा E का मात्रक क्या होगा? वोल्ट, तो वोल्ट। हमने कहा समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। और धारा का मात्रक क्या होगा भैया? एम्पियर। तो हमने कहा जो हेनरी है, हेनरी को हम क्या लिखेंगे? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। है कहीं ऑप्शन? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा, वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या कह रहे? वोल्टमीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। इस विभव का वर्ग माध्यमूल मान है। आपको वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करना है। विभव कितना भाई? 200 वोल्ट है। ये किससे नापा हमने? वोल्टमीटर से नापा।
तो जब भी वोल्टमीटर या अमीटर जब भी धारा या वोल्टेज को नापता है, वो वोल्टेज या धारा का क्या कौन सा मान बताता है, वो उसका वर्ग माध्यमूल मान बताता है। क्या बताता है भाई, वर्ग माध्यमूल मान बताता है। तो ये ऑलरेडी वर्ग माध्यमूल मान है ना। तो Vrms सिंपली ये कितना है, ये 200 वोल्ट है। तो क्या है क्वेश्चन, बेकार सा क्वेश्चन पूछा आपसे, 200 वोल्ट ही इसका आंसर है। 200 वोल्ट ही इसका आंसर है, क्योंकि जब वोल्टमीटर जब वोल्टेज नापता है तो वो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू को नापता है, क्योंकि वोल्टमीटर 200 वोल्ट नाप रहा है तो इसका मतलब ये वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू को नापा है इसने। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 200 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रेरकत्व का मात्रक सिंपल, अभी हमने क्या है क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकेंड ओम या 1/ओम सेकेंड। देखिए अभी हमने लिखा था प्रेरकत्व का मात्रक, क्या लिखा था हमने, प्रेरकत्व का मात्रक क्या लिखा था हमने लिखा था वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, वोल्ट बटा एम्पियर इनटू सेकेंड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने कहा वोल्ट बटा एम्पियर क्या हो जाएगा, वोल्ट बटा एम्पियर V अपॉन आई। वोल्ट बटा एम्पियर का मतलब V अपॉन आई, और ये क्या होता है बेटा, ये R होता है ओम के नियम के अनुसार, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, है ना। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखा जाएगा ओम। क्या लिखा जाएगा, ओम। तो ओम सेकेंड इसका आंसर आएगा। तो ओम सेकेंड, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिन बच्चों ने सही ऑप्शन फर्स्ट चूज किया है वो सही है, बाकी गलत है कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन जो भी आपको सही लगता है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा, तभी आप इंटरेस्ट बना पाएंगे फिजिक्स में, तभी आपका धीरे अभी गलती होगा, फिर धीरे धीरे आप उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, तो उसके बाद आपका हर एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए गलत हो या सही हो आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, हार नहीं माननी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रतिरोध दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है और प्रतिघात दे रखा है, प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो प्रतिबाधा Z बराबर जो है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, R का वैल्यू दे रखा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर आपका 36, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो ये आपका जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा आएगा 10। कितना आएगा 10, तो Z कितना होगा 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन है, 10 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति है। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इससे सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा है LC परिपथ का। LC परिपथ हो या LCR परिपथ हो, अनुनाद की स्थिति में जो अनुनादी आवृत्ति होता है वो दोनों परिपथ का सेम होता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में। यस, बिल्कुल आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी FR, दैट इज 1/2 पाई रूट ऑफ LC, 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ये दोनों तो सेम ऑप्शंस लिख दिया उन्होंने, 2 पाई ये भी नहीं है, गलत ऑप्शंस लिखे, सारे ही गलत ऑप्शन लिखे हैं। इसमें से इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए था बेटा 1/, ये टाइपिंग एरर है, टाइप करने में एरर हुआ है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे 1/2 पाई रूट LC डिवाइड में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 पाई रूट ऑफ LC इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29,
LCR क्रमशः 100 प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित सूत्र में किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है? किसका विमीय सूत्र किसके बराबर नहीं है भाई? आवृत्ति के बराबर नहीं है, बताना है आपको। 1/RC R/L C/L 1/√LC। देखो 1/√LC तो आवृत्ति होता ही है, फ्रीक्वेंसी f = 1/2 पाई √LC होता है। ये तो ऑप्शन है ही हमारा कि ये आवृत्ति का विमीय सूत्र होता है इसका, है ना। R/L भी होता है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन याद करिए, मैंने बताया था डेल्टा ओमेगा क्या होता है भाई? R/L होता है, बताया था मैंने आपको। तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक ठीक है ना। 1/RC ठीक, ये भी आपका क्या होता है बेटा? ये भी आवृत्ति का ही मात्रक होता है। RC जो होता है R/C, ये समय को रिप्रेजेंट करता है ठीक। तो ये भी हमारा बीमा जो है ये भी आवृत्ति की बीमा है। तो C/L जो है ये आवृत्ति की बीमा नहीं है। आपसे पूछा नहीं है ना, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। C/L जो है वो आवृत्ति की बीमा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रहा है ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 लिखा है वो सही आंसर में ठीक, उनका आंसर सही है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगेन वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 31 है, क्वेश्चन नंबर 30 है ठीक। समय टी बीमा नहीं है, समय की बीमा नहीं है, समय की बीमा नहीं है। ये भी है, RC भी होता है, R/L भी होता है ना। ये R/C नहीं है। क्या नहीं है भाई? R/C नहीं है। R/C जो है ये समय की बीमा नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है ये सही है बेटा। सॉरी 3rd है, कौन सा है? 4th है। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। R/C जो है ये समय की बीमा नहीं है, याद कर लीजिए ठीक। ये भी समय की बीमा होता है, इसकी भी बीमा समय के बराबर होता है, इसकी बीमा भी समय के बराबर होता है, बट R/C जो है ये समय की बीमा नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, 17, 18 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। 2025 में भी क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली 101% लिख के लीजिए। एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर होगा। देखो LCR परिपथ किसमें है भाई? अनुनाद की स्थिति में। क्या लिखा है भाई यहाँ पे? ये अनुनाद की स्थिति में, कह रहे ये अनुनाद की स्थिति में है। तो उस केस में विभवांतर और धारा के बीच में कलांतर कितना होगा? कलांतर का मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि अनुनाद की स्थिति में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। दोनों के बीच का जो कलांतर होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है। 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R 100 ओम, XL 300 ओम, XC जो है 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है ठीक। तो यहां पे विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा में कलांतर आपको ज्ञात करना है। 19-20 का क्वेश्चन है, 19-20 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो विद्युत वाहक बल और कलांतर में अगर हम क्या निकालते हैं, विद्युत वाहक बल और धारा में अगर हम कलांतर निकालेंगे तो कलांतर का समीकरण इक्वेशन होता है tan phi, दैट इज XC माइनस XL। XL का वैल्यू ज्यादा दे रखा है ना, तो XL माइनस XC लिखेंगे हम। XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। देखो XL कितना, XL हमने कहा 300, XC कितना 200 बटा R कितना 100। तो हमने कहा 300 में से 200 घटाओगे 100, 100 बटा 100 कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमने कहा tan phi का जो मान है वो कितना आ गया? tan phi 1 आ गया। तो phi कितना आएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब π/4 ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3rd सही है ठीक है। तो जिन बच्चों ने 3rd ऑप्शन सही लिखा है, 3rd ऑप्शन आंसर क्या है वो हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
देखो इसी क्वेश्चन को बार बार देखो कितने तरीके से रिपीट किया गया है, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को बार बार कितने तरीके से रिपीट किया गया। आप देखो ना, क्या कह रहा है, एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है, तो एल अपॉन आर का मात्रक होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर सबका होना चाहिए। सेकंड इनवर्स है, यहाँ पे मिली सेकेंड है, सेकंड है और मीटर है। ठीक, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए। एल अपॉन आर का मात्रक क्या होता है, एल अपॉन आर का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा बेटा। एल का मात्रक क्या होता है, देखो एल का मात्रक अभी हमने लिखा था इससे पहले किसी क्वेश्चन में, इसको लिखा था ओम सेकेंड, और नीचे आपका ओम है, तो ओम से ओम कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा भाई, सेकेंड बचेगा। तो एल अपॉन आर का जो मात्रक होता है बेटा सेकेंड होता है। इससे पहले 10 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हम लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आई होप ऑलमोस्ट सारे बच्चों का आंसर इस क्वेश्चन में सही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर उसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरणकीय प्रतिघात होगा, क्या होगा, प्रेरणकीय प्रतिघात आपको ज्ञात करना है। तो धारा दे रखा, वोल्टेज दे रखा है, तो सिंपली धारा I बराबर हो जाएगा बेटा V अपॉन एक्सएल, V अपॉन एक्सएल। तो यहां से हमारा एक्सएल आ जाएगा बेटा, दैट इज V अपॉन आई। V कितना आपका 40, I कितना बेटा 80 मिली एम्पियर, तो 80 गुणा 10 की घात माइनस का 3, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर देंगे अब। ठीक, 40 से इसको भाग करिएगा तो ये आएगा 2, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 बटा 2, 10 की घात 3 का मतलब हो गया आपका 1000, 1000 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया 500, तो 500 ओम जो है वो इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है आपका, ठीक है, 500 ओम जो है इसका सही आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 35वां नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का। क्या है क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच वोल्टता E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है, तो परिपथ में वह शक्ति होगी। परिपथ की जो वह शक्ति है वो ज्ञात करना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप आंसर कर लोगे। आपके पास 4 ऑप्शंस इसमें से दे रखा है, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका सही है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। चलिए आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो धारा और विभवांतर इन दोनों में कलांतर कितना है, पाई बाई 2 है। धारा और विभवांतर या विद्युत वाहक बल के बीच में जो कलांतर वो कितना, पाई बाई 2 है, मतलब फाई का मान कितना है, पाई बाई 2। अगर फाई पाई बाई 2 है तो आपको पता है कॉस फाई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस फाई शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक 0 है तो शक्ति भी 0 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। वह शक्ति जो है वो कितना होगा बेटा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V इज इक्वल टू 100 साइन 100t वोल्ट तथा I इज इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर में प्रदर्शित किया जाता है, तो परिपथ में वह शक्ति है। परिपथ की वह शक्ति आपको ज्ञात करना 2020 और 2022 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे ये। देखो सबसे पहले अगर हम इस वाले इक्वेशंस की बात करेंगे तो यहां से आपका V नॉट आ जाएगा, V नॉट कितना 100। यहां से अगर हम धारा की बात करेंगे तो I नॉट आपका आ जाएगा कितना 100 मिली एम्पियर, तो ये आपका 0.1 एम्पियर होगा बेटा, है ना। धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना है, पाई बाई 3, तो फाई कितना है यहाँ पे, पाई बाई 3। तो हमने कहा एवरेज पावर V P इज इक्वल टू दैट इज V नॉट I नॉट बाई 2 कॉस फाई होता है, या V RMS इंटू I RMS
cos फाई लिया जाता है, बट यहाँ पे आई नॉट वी नॉट दे रखा, तो ठीक है आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, उससे बढ़िया हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वी नॉट आपका 100, करंट 0.1 बटा 2 cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 cos 60 कितना था बेटा, cos 60। देखो इसका इससे गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 बटा 2 cos 60 का मान होता है 1 बटा 2, इसको काटेंगे तो 2.5 वॉट आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा 2.5 वॉट। ठीक, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2.5 वॉट इज द करेक्ट आंसर। 2.5 वॉट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है 37 क्या कह रहा है, प्रतिरोध R प्रेरकत्व L संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, मतलब LCR परिपथ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N और अनुनाद आवृत्ति NR है। किस स्थिति में धारा विभव के पश्चगामी होगा या पश्चगामी होगी? ठीक, देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगता है। LCR परिपथ की अगर हम बात करेंगे तो LCR परिपथ में धारा और ओमेगा के बीच में जो ग्राफ बनता है बेटा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम अनुनाद आवृत्ति कहते हैं, दैट इज द NR। ठीक, अगर देखो N तो NR से लेस होता है, N NR से क्या होगा बेटा, लेस होगा, तो उस केस में इधर वाला जो परिपथ होगा ना, ये RC परिपथ होगा। कौन सा परिपथ होगा? RC परिपथ होगा। और जब N का वैल्यू अनुनाद आवृत्ति से ज्यादा होगा, N का वैल्यू अनुनादी आवृत्ति से क्या बेटा ज्यादा होगा, तो इधर वाला जो परिपथ होगा वो LR परिपथ होगा। यहां से यहां तक का जो परिपथ है ये LR परिपथ होगा। ठीक, बट आपसे यहां पे पूछा है कि किस स्थिति में धारा विभव के पश्चगामी होगा, मतलब धारा पश्चगामी है, विभव अग्रगामी है। तो विभव अग्रगामी कब होता है? जब आपका उस परिपथ में एक प्रेरक जुड़ा होता है, मतलब L जुड़ा होता है। ठीक, अगर कैपेसिटर जुड़ा हुआ, संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो उस केस में संधारित्र वाले सर्किट के अंदर क्या होता है, धारा अग्रगामी होता है, विभव पश्चगामी होता है। तो यहां पे क्योंकि धारा पश्चगामी है, विभव से पश्चगामी है, तो इसका मतलब ये LR सर्किट होना चाहिए। ये LR सर्किट तभी होगा बेटा जब इसका अनुनादी आवृत्ति N से कम होगा। अनुनादी आवृत्ति N से कम होगा। इसके अकॉर्डिंग आप मुझे 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, चारों में से जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो N इज ग्रेटर देन NR, N इज ग्रेटर देन NR, तो ये ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 N इज ग्रेटर देन NR। चलिए आगे बात करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा कलांतर होता है। शुद्ध प्रतिरोधक मतलब केवल R प्रतिरोध है या R परिपथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? R परिपथ की बात कर रहा है। प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव और धारा के बीच कलांतर कितना होता है? R परिपथ में कलांतर जो होता है बेटा वो शून्य होता है। R परिपथ में कलांतर शून्य होता है। C परिपथ और L परिपथ में कलांतर 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यहां पे ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं छोटे छोटे कदमों से। अगेन देखो आ गया यहां पे क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं? रूढ़ LC का मात्रक है, L प्रेरकत्व और C धारिता है। रूढ़ LC किसका मात्रक होता है? तो हमने कहा ये अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है FR दैट इज 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तो हमने कहा रूट ऑफ LC का मान क्या होगा? तो रूट ऑफ LC हो जाएगा, इसके अंदर गुणा कर देंगे, ये 1 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 पाई f। हमने कहा 1/f क्या होता है? t होता है, तो ये t/2 पाई। हमने कहा t क्या है? समय है, तो हमने कहा ये किसका मात्रक होगा? ये समय का मात्रक होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अगेन सही है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 4th ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन पे। 39 तो लास्ट वाला था ना, हाँ ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ई है बी चुंबकीय तरंगों के क्रमशः वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होगा? तो देखो ई और बी यहां पे है नहीं होगा। ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसका जो संचरण होगा वो किस दिशा में होगा? तो इसका संचरण ई और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दोनों के लंबवत दिशा में होगा। किसके दिशा में होगा भैया? लंबवत दिशा में होगा, ये कह रहा है। तो अगर लंबवत दिशा की बात करेंगे तो इन दोनों के लंबवत होगा। तो इन दोनों के लंबवत होने का मतलब है वो ई क्रॉस बी के लंबवत होगा। किसके लंबवत होगा? वो ई क्रॉस बी के लंबवत होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है बेटा ये करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए 2015, 18, 22, 23, 24 कंटिन्यू 5 सालों से क्वेश्चन आया हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, मच्छर बैठ जाते हैं तो स्क्रीन नहीं चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कौन सी प्रकृति है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। 19 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम इसके विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है बेटा ये ट्रांसवर्स वेव होता है, ये अनुप्रस्थ तरंगे होता है। क्या होता है ये अनुप्रस्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है ये करेक्ट है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। देखो न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे, किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है? आवृत्ति किसकी कम होती है? आवृत्ति जो है वो रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। बट यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं देगा। परावैज्ञानिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें और माइक्रो किरणें, ठीक, या तरंगे। तो आपको बताना है, तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक था, मैंने याद आता है तो लिखता हूँ। एक्स वाई ने मतलब गामा एक्स ने आई आर नहीं एक्स वाई ने यूवी को दिखाया आई आर माइक्रो रेडियो। ये एक मैंने ऑप्शन वो लिखा था, क्या कहते हैं, बनाया था अपने मन से। इतना अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, मुझे सही लगता है। वाई एक्स मतलब गामा रे एक्स रे ने यूवी को दिखाया का मतलब यहाँ पे विजिबल प्रकाश होगा। दिखाया का मतलब क्या? प्रकाश। आई आर रेडियो, सॉरी आई आर तरंगे, माइक्रो तरंगे, और ये हमारा रेडियो वेव्स मतलब रेडियो तरंगे। तो ये जो है आपका ये फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब यहां से इसकी तरफ चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो हमसे कम पूछा है, न्यूनतम पूछा है। इन चारों में सबसे न्यूनतम किसका है? तो इन चारों में सबसे न्यूनतम जो है वो किसका होना चाहिए? वो माइक्रो का होना चाहिए, क्योंकि रेडियो के बाद सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? माइक्रो का है। तो इसका मतलब यहाँ पे माइक्रो तरंगे जो है वो आपका सही आंसर होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो कुछ एक बेसिक सा मैंने बनाया, इतना अच्छा नहीं है। आप लोगों को पसंद आए तो याद कर सकते हो, या अपना न्यूमेरिक्स आप खुद बना सकते हो। आपका न्यूमेरिक्स आप खुद बना सकते हो, या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिक्स इस पे मिल जाएगा, ठीक। मुझे तो सही लगता है क्योंकि मैंने बनाया तो मुझे याद भी रहता है इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे यदि λ1, λ2, λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें और सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती है, तब इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? देखो, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स,
सूक्ष्म तरंगें दैट इज माइक्रोवेव, है ना। आ जाओ पीछे वाला स्लाइड में, दृश्य प्रकाश λ1 क्या भैया, λ1, ठीक। इसके अलावा क्या हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक्स किरणें, ये एक्स किरणें हैं, ये λ2 और माइक्रोवेव है तो ये हो गया हमारा λ3। देखो इधर चलेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है, एक्स का है, उसके बाद λ1 एंड उसके बाद λ3। तो ये करेक्ट एक रिलेशन होना चाहिए कि λ2 इज लेस देन λ1 इज लेस देन λ3, ठीक है। देखते हैं, λ2 इज लेस देन λ1, λ2 इज लेस देन λ1, λ1 इज लेस देन λ3। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन आपका है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये फोर्थ ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। तो देखो इसी पे बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसी पे बेस्ड मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो निमोनिक्स आपको याद होना चाहिए, निमोनिक्स अगर आपको याद होता है बेटा आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मेनली एमसीक्यूज आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 44, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। जो रेडियो आवृत्ति होता है, रेडियो आवृत्ति का परास पूछा है, रेंज आपका पूछा है, रेंज क्या होता है, CS, CS का मतलब स्पेक्ट्रम रेडियो आवृत्ति का परास पूछा है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, इसमें से आपको एक ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है, ठीक। CS साइकिल पर सेकंड होता है, ये CS का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, इसको आप हर्ट्ज भी लिखते हैं, तो ये हर्ट्ज, इसको भी आप हर्ट्ज लिख सकते हैं और इसको भी आप हर्ट्ज लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का रेंज दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी बताना है कौन सी मतलब रेडियो वेव के लिए कौन से ऑप्शन जो है आपका सही है, कौन सा फ्रीक्वेंसी सही है, ये आपको बताना है। जल्दी से 4 ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपको रेडियो वेव की रेंज पता है, फ्रीक्वेंसी रेंज पता है, तो आप इस क्वेश्चन का इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, आंसर कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर करिएगा बेटा। क्योंकि रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे कम होती है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे कम क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का होता है, तो इसमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी देखिए, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 10⁻6 से लेकर 10⁻10 है, ये 10⁻12 से 14 है, 14 से 16 है, 16 से ऊपर है नहीं, ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन को क्या करना, आपको चूज करना। इससे कम फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकता किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, 45वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ओह बहुत सुंदर, कह रहे कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये चूज करना है आपको। तो बताइए कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। 17-18 का क्वेश्चन है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। एक्स किरणें नहीं है। अवृक्त किरणें मतलब IR होता है, इसको शॉर्ट में हम IR बोलते हैं, ये भी होता है। बीटा किरणें नहीं होता है, ऐसा एक्स किरणें होता है, एक्स गामा तो होता ही है ना, बीटा किरणें नहीं होता है। तो ये जो बीटा किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बीटा किरणें होती है बेसिकली ये मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है बेटा, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन जब बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसको हम बीटा किरणें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। 18 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइएगा। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का सोर्स क्या होता है। जल्दी से ऑप्शंस चूज कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है, सही ऑप्शंस को चूज कीजिए और आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है। स्थिर आवेश द्वारा
नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, आवेशहीन कण द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। ठीक, तो दोबारा से बता देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बेटा। अगर Q बेटा स्थिर है, किसका है बेटा, स्थिर है, तो ये विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगर Q गतिशील है, क्या है भाई, Q गतिशील है, अगर Q गतिशील है तो इस केस में ये EB उत्पन्न करता है और BB उत्पन्न करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। अगर Q त्वरित होता है, क्या होता है भाई, त्वरित होता है, तो ये क्या बनाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। EMW का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो Q अगर त्वरित है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही है, त्वरित आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, वाह वाह, 17, 18, 20, 23, 24, 25 में आ रहा है क्वेश्चन, तय है। मैं ही बना रहा हूं क्वेश्चन पेपर, आप ये समझ के चलिए, ये 2025 में आना ही आना क्वेश्चन है। अगर नहीं आया तो बता देना आप मुझे पेपर के बाद। देखिए 6 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र है, तो हमने कहा E0 जो है वो कितना है भाई, 6 वोल्ट पर मीटर है। तो हमने कहा C कितना होता है, 3 × 10⁸ सूत्र होता है C = E0/B0। तो हमने कहा B0 कितना होगा, तो V0 जो है E0/C, तो E0 6/3 × 10⁸। हमने कहा इसको काट दीजिए, 2 बार में कटेगा, तो 2 × 10⁸, ये 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, टेस्ला। 2 × 10⁻⁸, तो 2 × 10⁻⁸, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड आ रहा है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, E = 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट पर मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक, कैसे निकालेंगे इसका अपवर्तनांक, संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक। अच्छा, ऑप्शन क्या दे रखा है, 1.5, 2.0, 2.4 एंड 4.0 दे रखा है। देखिए ये जो समीकरण दे रखा है, ये समीकरण आपका होता है E = E0 sin ω_t + kx होता है, ω_t + kx होता है। ठीक है, तो ओमेगा कितना आएगा बेटा यहां से, तो ओमेगा आ जाएगा आपका 6 × 10⁸, 6 × 10⁸। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। E हमारा E0 कितना आ जाएगा यहाँ से, E0 आ जाएगा आपका यहाँ पे, E0 आ जाएगा 100, E0 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, N दैट इज इक्वल टू C/V। ठीक है, अच्छा C/V, तो यहाँ से अगर हम निकालते C/V की लैम्डा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो देखिए यहां पे सबसे सिंपली हम क्या करते हैं, हमारे पास ओमेगा दे रखा है, के भी दे रखा है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट दे रखा है के कितना दे रखा है हमारा, अगर के को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना है आपका 4 है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं वेग, निकाल लेते हैं। तो वेग v बराबर होता है बेटा ये होता है ω/k, क्या होता है, ω/k होता है, ω/k। तो ओमेगा आपका जाए 6 × 10⁸ 8/4
4, 4 इसको काटिएगा, ये आपका जाएगा 3/2 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, हमने कहा n इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। c कितना है भाई, तो c होगा 3 गुणा 10 की घात 8 बटा ये आपका जो 3/2 गुणा 10 की घात 8। तो हमने कहा इससे 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो n का मान कितना आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये करेक्ट आंसर है। अपवर्तनांक इसका कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेग निकालेंगे ओमेगा बाई के से, एंड देन फिर अपवर्तनांक का सूत्र लगा देंगे सी अपॉन वी, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा क्या आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 2 क्वेश्चन और लेते हैं, 50 तक करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश में कलांतर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये समान कला में होते हैं बेटा। किसमें होते हैं, ये समान कला में होते हैं, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान कला में होते हैं, तो कलांतर कितना होगा, तो कलांतर होगा 0, क्योंकि समान कला में है तो कला का कोई अंतर ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, 0 आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, वेग बताना है। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो IC इज इक्वल n इज इक्वल टू का बेटा यहाँ पे अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin IC। तो sin IC 1/sin IC, IC आपका 30 है, इसका वैल्यू होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो n आ जाएगा आपका 2। तो अपवर्तनांक कितना हो गया, 2 हो गया। तो n इज इक्वल टू क्या था बेटा, c अपॉन v। तो हमने कहा यहाँ से v इज इक्वल टू क्या था, c अपॉन n। तो c हो गया 3 गुणा 10 की घात 8, n हो गया आपका 2 से इसको भाग करिएगा 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो आगा 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में ओनली 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करा था। इससे पहले हम लोगों ने 50 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल हमारे 100 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास करीब करीब 85 क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं। 85 क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए और फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक, किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए बेटा। आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, आपको उसी टॉपिक पे उसी तरीके के उसी से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपनी बोर्ड की प्रिपरेशंस। अब की बार 95 पार मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी। मैथमेटिक्स फिजिक्स में अब 90 पार आपको लाना है और इसके लिए आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय।